एक व्यक्ति सीबीआई के हेडक्वार्टर में घुसता है। बंदूक, तलवार, चाकू नहीं बल्कि वो लेकर आता है तीर और कमान। उसके हाथों में तीर कमान होता है, केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि उसे बकायदा चलाना भी आता था। वो अंदर जो ऑफिसर होते हैं, सीबीआई के जो ऑफिसर थे, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश भी करता है। सीबीआई के जो ऑफिसर होते हैं इसे देखकर ये डर जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिरकार करें तो क्या करें। पिस्टल, तमंचे, चाकू, तलवार, इन सभी चीजों से हमले करते हुए तो लोगों को देखा था, लेकिन इस तरह से तीर कमान लेकर हमला करते हुए उन्होंने किसी को नहीं देखा था। वे समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसी बीच वो कुर्सियां उसके ऊपर फेंकते हैं। कोई डंडा लेकर आता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो डरता नहीं है। वो अंदर कैबिन की तरफ आता है और कैबिन की तरफ जैसे ही वो बढ़ता है, वहां के जो ऑफिसर होते हैं उसे पकड़ लेते हैं। वो पकड़ में आ जाता है, लेकिन इसी बीच एक जो ऑफिसर होता है सीबीआई का, उसे तीर लग जाती है और वो अस्पताल में उसे एडमिट करना होता है। एडमिट होने के बाद वो किसी न किसी तरह से बच जाता है। डॉक्टर का कहना था कि वो बच पाया है, अगर उसकी जो तीर थी अगर थोड़ी भी दाएं बाएं हुई होती तो उसकी मौत हो सकती थी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन था और ये सीबीआई के जो हेडक्वार्टर थे वहां पर क्यों गया था और सीबीआई के जो अफसर थे उन्हें ये क्यों निशाना बना रहा था। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की। ये घटना है 23 मई 2025 की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले का सीबीआई का जो हेडक्वार्टर, वहां पर जो अधिकारी थे, जो भी सीबीआई के ऑफिसर्स थे, मौजूद थे। गेट के बाहर एक सीबीआई का अधिकारी, एक सीबीआई का जो ऑफिसर था, वो वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। इसी बीच उसके ऊपर तीर से कोई हमला करता है। एक व्यक्ति जो सामने की तरफ होता है, जैसे ही वो हमला करता है, ये ऑफिसर अपने सीने पर हाथ रखकर अंदर की तरफ भागता है। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाता है, उसे देखकर बाकी के जो लोग होते हैं अंदर, अधिकारी, जो भी ऑफिसर होते हैं, वो सभी डर जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। वो जो पीछे पीछे आता है व्यक्ति, और वो तीर और कमान चलाने में माहिर था। देसी गांव का आदिवासी इंसान लग रहा था। उसे पकड़ने की कोशिश भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग उसके ऊपर हमला करते हैं कुर्सियों से कि शायद वो रुक जाए, लेकिन वो अंदर की तरफ आता है। जैसे ही वो केबिन की तरफ पहुंचता है, उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसकी पिटाई की जाती है। पिटने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, तब वो मालूम पड़ता है कि आखिरकार वो क्यों आया था और उसका इरादा क्या था। वो सीबीआई के हेडक्वार्टर में तीर कमान लेकर क्यों घुसा था। दरअसल ये बात है 32 साल पुरानी, 1993 की। ये बताता है कि इसका नाम दिनेश मुर्मू है और ये बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। ये कहता है कि उन दिनों ये रेलवे में नौकरी कर रहा था और अपने परिवार के साथ मुंगेर में ही रहता था। रेलवे में नौकरी करके इसके दिन जो थे बहुत ही अच्छे कट रहे थे, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। उसी समय 1993 में ही एक दिन दिनेश मुर्मू पुलिस थाने आता है और वहां जाकर शिकायत दर्ज कराता है। कहता है कि रेलवे का एक जो कर्मचारी है वो रिश्वत ले रहा है। इसकी बात पुलिस सुनती है और शिकायत दर्ज कर लेती है। ये पुलिस को बताता है कि वो जो कर्मचारी है किस समय और किस दिन रिश्वत लेता है। पुलिस जांच शुरू करती है और पुलिस उस कर्मचारी को रंगे हाथ 200 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस को मालूम पड़ता है कि इस तरह की रिश्वत लेने का काम और भी कर्मचारी कर रहे हैं। जैसे ही ये बात मालूम पड़ती है, ये मामला बड़ा जब दिखता है, तब जो ये केस होता है, इस केस को पुलिस के हाथों से लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है। लखनऊ की जो सीबीआई होती है वो इस केस की जांच में लग जाती है और इस केस की जांच जब शुरू होती है तो बहुत से कर्मचारी जो रेलवे के होते हैं वो पकड़े जाते हैं और उन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है। इसी बीच रिश्वतखोरी के खिलाफ जिसने रिपोर्ट लिखाई थी, जिसने शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस स्टेशन जाकर, दिनेश मुर्मू, इसे भी आरोपी बना दिया जाता है। क्योंकि जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, सीबीआई ने पकड़ा था रिश्वतखोरी के इल्जाम में, उन लोगों ने बदला लेने के लिए, फंसाने के लिए इसे भी आरोपी बना दिया था और कहा था कि ये जो दिनेश मुर्मू है ये भी रिश्वत लेता है और ये भी हमारे साथ ही मिला हुआ है। इस तरह से उसका भी नाम आता है और वो भी आरोपियों की लिस्ट में आ जाता है। इस तरह से जितने भी लोग रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए थे उन सब की लिस्ट बनाई जाती है और लिस्ट बनाने के बाद
उन सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, उन सभी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिनेश भी उनमें से एक था जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। दिनेश उस समय भी कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वो हर जगह जाता है, सीबीआई के उन अफसरों के पास भी जाता है, उनसे कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं किसी भी तरह की रिश्वतखोरी नहीं की है, मैं रिश्वतखोर नहीं हूँ, इन लोगों का मैंने भंडाफोड़ किया है, इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाला इंसान मैं ही हूँ और ये लोगों ने बदला लेने के लिए मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और मुझे भी इसमें फंसा दिया है। सीबीआई वाले जो होते हैं वो केस दर्ज करते हैं और इसे भी, मुर्मू को भी, जो दिनेश मुर्मू था, इसे भी आरोपी बना देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और दिनेश को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलती। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए हर ऑफिस जाता है, जगह जगह भटकता है, लेकिन उसे किसी भी तरह की सुविधा, किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट उसे मिलती नहीं है। इसके बाद वो परेशान हो जाता है, नौकरी उसके हाथ से जा चुकी थी। वो अब अपने गांव चला जाता है। गांव जब पहुंचता है तो गांव वालों को मालूम पड़ता है कि ये रिश्वतखोर है, उसका अपमान होता है। अब उसके पास नौकरी रह नहीं गई थी। वो बहुत कोशिश करता है कि उसकी नौकरी उसे वापस मिल जाए, लेकिन वो कोर्ट के चक्कर काटता रह जाता है, लेकिन उसे नौकरी वापस नहीं मिलती है। इस तरह से 32 साल बीत जाते हैं। 32 साल बीतने के बाद भी उसे ये बात याद रहती है। वो नहीं भूलता कि एक झूठे इल्जाम, एक झूठे केस की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो उसके बाद जो सीबीआई के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगता है। 2021 से लेकर 2025 तक वो अपने घर नहीं होता है। वो अपना घर छोड़कर बनारस जाता है। बनारस में एक होटल में वो काम करता है, वहीं रहता है। अब उसके पास एक ही मकसद था, सीबीआई के ऑफिसर्स के बारे में पता लगाना। सीबीआई के ऑफिसर्स कहाँ रहते हैं ये जानने की वो कोशिश करने लगता है। उसके पास जो भी आते उसे लगता कि ये इंसान इसके लिए काम का है और ये इसे कोई जानकारी दे सकता है। वो हर उस इंसान से इस बारे में बात करता कि सीबीआई के ऑफिसर्स कहाँ मिलेंगे। कोई उसे कहता कि यहाँ मिलेंगे, कोई कहता कि वहां मिलेंगे, और इस तरह से कोई उसे कहता कि तुम्हारे सामने भी अगर होंगे तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे उन लोगों को, क्योंकि वो लोग खुफिया तरीके से रहते हैं। इसी तरह से कोई उसे बताता है कि वो दिल्ली में रहते हैं, तो कोई बताता है कि लखनऊ में रहते हैं। वो लखनऊ के जो सीबीआई वाले थे उनसे मिलना चाहता था। वो लखनऊ जाता है और वहां जाने के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करता है, क्योंकि उसका जो केस था वो लखनऊ के ही सीबीआई वालों के हाथ में था, इसलिए वो लखनऊ पहुंच जाता है। सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद वो वहां पर जाकर कहता है कि मुझे सीबीआई के ऑफिसर से मिलना है, मुझे उनसे मिला दीजिए, मैं एक केस के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूं। जो गेट पर ऑफिसर होता है वो कहता है कि तुम्हें किससे मिलना है, किस ऑफिसर से मिलना है, उस ऑफिसर का नाम बताओ, किससे मिलना है। वो किसी भी ऑफिसर का नाम जानता नहीं था। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसे सीबीआई ऑफिसर से मिलना है, वो यही बात कहता है। उसके बाद जो गेट पर ऑफिसर होता है वो उसे वहां से भगा देता है और कहता है कि तुम्हें जब नाम नहीं पता तो मैं तुम्हें किससे मिलाऊं। इस तरह से वो 2-3 बार आता है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे वहां से भगा दिया जाता है। जब वो समझ जाता है कि उसे अंदर जाने इस तरह से नहीं दिया जाएगा, वो दूसरा तरीका अपनाता है। वो जबकि बिलोंग करता था, वो आदिवासी समाज से आता था और इसलिए वो जानता था कि किस तरह से धनुष बाण को बनाया जाता है, किस तरह से तीर धनुष को बनाया जाता है। वो वहां से चला जाता है और बांस की एक डंडी लेता है, एक बांस लेता है और उसे पानी में कई दिनों तक रखता है और रखने के बाद उसे निकालता है और उससे धनुष बाण बनाता है। और बनाने के बाद वो अपने साथ उसे लगता है, अपने साथ छिपा कर एक थैले में रखता है और वापस से वो पहुंचता है सीबीआई के हेडक्वार्टर के पास। ठीक सीबीआई हेडक्वार्टर के गेट के सामने पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ जाता है। पेड़ के नीचे बैठने के बाद जैसे ही वो बैठता है, जो ऑफिसर होता है गेट पर वो उसे देखता है, उसे शक होता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, यहाँ से जाओ। वो जो बैठा होता है मुर्मू, दिनेश मुर्मू, वो वापस आता है उस ऑफिसर के पास, कहता है कि मुझे ऑफिसर से मिलना है, मुझे मिला दो। वो जो गेट पर खड़ा ऑफिसर था सीबीआई का, वो पहचान जाता है उसे, ये वही इंसान है, वही व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले आकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। वो उससे फिर कहता है कि आखिरकार तुम्हें मिलना किससे है, अगर तुम मुझे बताओगे तभी मैं तुम्हें मिला पाऊंगा।
वो इस तरह से कहता है, लेकिन ये कोई नाम बता नहीं पाता और ये कहता है कि मुझे उस ऑफिसर से ही मिलना है, मुझे जो बताना है मैं उस ऑफिसर से ही बता पाऊंगा, उसे ही बताऊंगा। वापस से जब 3-4 बार चीजें फिर होती हैं, ये ऑफिसर उसे भगा देता है। ये वहां से कुछ दूरी पर जाता है और जाने के बाद अपने थैले से तीर धनुष को निकालता है और वापस घूम कर आता है और उस ऑफिसर पर वो उसे हमला कर देता है तीर धनुष से। और जैसे ही वो उसके ऊपर तीर धनुष से हमला करता है, वो ऑफिसर घायल अवस्था में अंदर की तरफ भागता है, अंदर की तरफ जाता है। पीछे से दिनेश मुर्मू भी अंदर की तरफ आता है। एक व्यक्ति को हाथ में तीर कमान लिए हुए अंदर की तरफ आता देखकर और अपने ही एक साथी को घायल अवस्था में देखकर जो सीबीआई का स्टाफ था अंदर, वो घबरा जाता है कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले ऐसी चीज कभी देखी नहीं थी कि कोई तीर धनुष के साथ सीबीआई के हेडक्वार्टर में घुस जाए। उन्होंने पिस्टल, तलवार, बम और इस तरह के चाकू और इन चीजों को देखा था, हमले देखे थे, लेकिन तीर धनुष लेकर कोई अंदर घुस जाए ये पहली बार था। उन्हें पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में उन्हें मामले की गंभीरता समझ में आती है। उनके हाथ जो लगता है वो उसे लेकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कोई कुर्सी फेंक कर उसे रोकने की कोशिश करता है तो कोई डंडे फेंक कर रोकने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो कैबिन की तरफ आता है, कैबिन की तरफ आते ही जो ऑफिसर्स होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और वो उनकी पकड़ में आता है। उसकी वहां पर पकड़कर खूब पिटाई की जाती है, उसे पीटा जाता है और जो एसआई होता है, जो उनका सुरक्षा कर्मी था, जिसे घायल कर दिया गया था तीर से, उसे अस्पताल भेजा जाता है, एडमिट किया जाता है। और अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसकी नसीब अच्छी थी, अगर जो तीर था थोड़ा भी दाएं बाएं होता तो इसकी जान जा सकती थी। उसके बाद दिनेश मुर्मू को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, क्योंकि उसकी भी खूब पिटाई की गई थी और उसे भी काफी चोटें आई थी। फिर पुलिस आती है और दिनेश मुर्मू से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस को शक था कि कहीं ये नक्सली तो नहीं है। ये नक्सली नहीं था, ये अपनी कहानी बताता है। कहता है कि मैं उन दिनों रेलवे का कर्मचारी था, बात है 1993 की। उस समय मैंने कई रिश्वतखोर जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उनकी नौकरी चली गई थी। उन्होंने बदला लेने के लिए मेरा भी नाम रिश्वतखोर के लिस्ट में डाल दिया था और मुझे भी फंसा दिया था। मैं केवल इंसाफ चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ये तीर धनुष लेकर क्यों यहाँ पर आए। तब वो कहता है कि मैं आदिवासी जाति से आता हूं और वहां पर बंदूक और गोली इन सब चीजों का रिवाज नहीं है, वहां पर तीर धनुष ही यूज किया जाता है, तीर धनुष का ही चलन होता है और इसलिए मैं जानता हूं इन चीजों को बनाना और इसलिए मैंने तीर धनुष ये लेकर यहाँ पर आया। दिनेश मुर्मू को पकड़ने के बाद जब पुलिस और सीबीआई उससे गहराई से पूछताछ करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार सच्चाई क्या है, तब पुलिस के सामने वो बार बार एक ही चीज बोलता है। तब जो सीबीआई और पुलिस होती है उन्हें ये एहसास होता है कि ये 1993 के केस के बारे में जो कह रहा है ये सच कह रहा है। और उसके बाद ये आदेश दिया जाता है कि इस केस की जांच फिर से शुरू की जाए, जिस केस में दिनेश मुर्मू कर्मचारी था और उस केस के बारे में पता लगाया जाए कि कितने लोग आरोपी थे, कितने लोगों को इस केस के दौरान नौकरी से निकाला गया था। क्या दिनेश मुर्मू इसमें रिश्वतखोर था, उसके ऊपर जो आरोप लगे थे क्या वो सही थे या गलत थे, इस बात की जांच की जाए। जो लखनऊ पुलिस है और सीबीआई की टीम है ये अब इस बात की जांच करने में लगी है 32 साल के बाद कि क्या उस केस में दिनेश मुर्मू सच में गुनहगार था, क्या वो रिश्वतखोर था या फिर उसे साजिश के तहत फंसाया गया था। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।